हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने वीडियो बनाए थे। पार्ट 1 में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट द स्टेटमेंट और मैच द कॉलम। ठीक, अब आज का जो हमारा सेशन है वो सब्जेक्टिव टाइप का है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है। तो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, The End of Bipolarity, चैप्टर नंबर 1, NCERT सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। इसमें साथ साथ मैं आपको ये भी बताते जाऊंगी कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, कैसे नोट्स और आंसर्स में डिफरेंट होता है, एक तरीके से डिफरेंस होते हैं, और उस बेसिस पर हम देखेंगे कि रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको आंसर क्या लिखना है। ठीक, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम दैट ऑफ अ कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक द यूएस। तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत सारी तरीके से पूछा जा सकता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फीचर्स बताइए सोवियत इकोनॉमी के, या ये पूछ लिया जा सकता है कि ये कैसी इकोनॉमी थी, ये भी पूछ सकते हैं इसमें, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस आंसर से बन जाएंगे। ठीक, स्टार्ट करें। तो हम जानते हैं कि एक तरफ सोवियत इकोनॉमी थी, एक तरफ यूएस इकोनॉमी थी, एक ये कैपिटलिस्ट थी और ये एक तरीके से कम्युनिस्ट को भी फॉलो कर रही थी। कहीं ना कहीं तक काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो सिर्फ 3 फीचर्स हमको बताने हैं। तो देखो कैसे बताया गया है कि अगर हम सोवियत इकोनॉमी की बात करें तो हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट नेटवर्क, टेक्नोलॉजीज़, ये सारी चीज़ें थी। तो देखो, सोवियत इकोनॉमी experienced a complex communication network, vast energy resources and an efficient transport sector to connect its remotest areas। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हमें यहाँ से निकल के आए हैं। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था। ठीक, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेस थे, और एक और हमने क्या देखा, हमने इसमें देखा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर रिमोट एरियाज को कनेक्ट करता था। ठीक, यहां तक कोई डाउट? ये 3 पॉइंट हमने लिख लिए। अब जब आप नोट्स बनाओ तो इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स में लिखते जाओ, और जब आप आंसर के फॉर्म में लिखो तो आंसर कुछ इस तरीके से लिखना। ठीक, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें ये बताया है कि जो सोवियत यूनियन की इंडस्ट्रीज थी वो पिन से लेकर कार तक हर एक चीज़ को प्रोड्यूस कर रही थी, मतलब कि डोमेस्टिकली हर एक चीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा था। सोवियत यूनियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड एवरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम पिन टू कार्स, जिनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं तक वेस्ट टेक्नोलॉजी से मैच नहीं करती थी। क्या लिखा हुआ है, हुज क्वालिटी माइट नॉट मैच विद दैट ऑफ द वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्री में हर एक चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये क्वांटिटी में ज़्यादा हो, बट अगर इनकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी वाइज ये वेस्ट टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में लो थी। ठीक, तो इस तरीके से हमने कंपेयर कर दिया। नेक्स्ट अगर हम देखें, सोवियत यूनियन एंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोवियत सिस्टम ने अपने सिटीजन्स के लिए रखा हुआ था। ठीक है, कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन, चिल्ड्रन, अदर वेलफेयर स्कीम्स, ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने क्या करके रखा था, सब्सिडाइज्ड करके रखा हुआ था। मतलब कुछ पेमेंट गवर्नमेंट भी उसमें करती थी और कुछ पेमेंट सिटीजन्स को अपनी तरफ से करना रहता था। ठीक, क्लियर हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। ठीक, और लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स स्टेट ही कंट्रोल करता था। तो इस तरीके से हमको आंसर लिखना है कि ये सारी चीज़ों के बेसिस पर ये यूएस की जो इकोनॉमी है उससे डिफरेंट थी। क्लियर है ये आंसर? क्या क्या हमने देखा, देखो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, पेन से लेकर कार तक हर एक चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे थे, सब्सिडाइज्ड करके रखा था बेसिक नेसेसिटीज़ को, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, और लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स किसके पास थे, तो ये स्टेट के ही पास थे। एक और हमने यहाँ देखा था कि रिमोट एरियाज से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कवर किया जाता था। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट वर द फैक्टर्स दैट फोर्स्ड गोर्बाचेव टू इनिशिएट द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर। देखो गोर्बाचेव बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इन्होंने देखा कि डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, किसका, सोवियत सिस्टम का। इस वजह से ये कोशिश करते हैं कि कुछ हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, कुछ सुधार करेंगे जिस वजह से डिसइंटीग्रेशन ना हो, लेकिन ये फेल हो जाते हैं इस चीज़ में। इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पे हम आंसर पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से गोर्बाचेव ने यूएसएसआर सिस्टम में सुधार करने की शुरुआत की। तो इनका पूरा नाम था मिखेल गोर्बाचेव। कौन थे ये, सबसे पहले ये याद रखो, ये जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक, क्लियर हुआ, ये हैं गोर्बाचेव जी। और कब, 1985 में। देखो 1985 में है। 1989 में क्या हुआ बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, क्या हुआ था 1989 में, हमने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। ठीक, और 1991 के टाइम पे हम क्या देखते हैं, डिसइंटीग्रेशन। तो ये मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत यूनियन में थी उसके जनरल सेक्रेटरी थे और एक तरीके से ये फोर्स्ड हुए रिफॉर्म्स इनिशिएट करने के लिए ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो ये रीजंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये चाहते थे, एक वर्ड है यहाँ पर एब्रीज्ड। एब्रीज्ड मतलब एक, यहाँ पे मान लो एक लेवल है तो इसे हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इसके लेवल तक आ रहे हैं। तो इस तरीके से बताया गया है कि जो यूएसएसआर है उसको ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकली जो रिवॉल्यूशंस चल रहे थे वेस्ट में उसके लेवल तक या उससे भी ऊंचाई तक पहुंचाना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी हमारी बेस्ट हो जाए एज कंपेयर टू वेस्ट। ठीक, टू नॉर्मलाइज द रिलेशंस विद दैट ऑफ दी वेस्ट। ये चाहते थे कि जो वेस्ट से हमारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो ना चले और जो रिलेशंस हैं वो कैसे हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट है टू डेमोक्रेटाइज दी सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम को डेमोक्रेटाइज करना चाहते थे। अब देखो ये तीन ऑप्शन हो सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी पूछ लिए जाएं, यहाँ पे ये लिख दिया जाए, नॉट लिख दिया जाए मान लो। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस यहाँ से भी कवर होते जाते हैं। और लास्ट इन्होंने क्या मतलब ये रीज़न था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को थोड़ा सा लूज करना चाहते थे, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना चाहते थे, विच एग्जेम्प्टेड ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम द प्रिविलेजेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसा था कि जितने भी प्रिविलेजेस थे वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स को नहीं मिलते थे, ये एक तरीके से अथॉरिटीज़ को मिलते थे। तो ये चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को थोड़ा लूज किया जाए, फ्लेक्सिबल किया जाए और ऑर्डिनरी पीपल जिन्हें एग्जेम्प्ट करके रखा गया है, हटा के रखा है प्रिविलेजेस से, उन्हें ये प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर सकें। क्लियर हुआ। तो यूएसएसआर को अब्रिस्ट पर रखना, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, रिलेशंस वेस्ट के साथ नॉर्मलाइज करना, सोवियत सिस्टम डेमोक्रेटाइज करना और प्रिविलेजेस का एग्जाम्पशन खत्म करना। ठीक, सो टू लूज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। मतलब कि जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। देखो हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है ना वो दो तीन चीज़ों पर बेस्ड है मेनली। एक तो रीज़न, फिर एक वो चेन ऑफ इवेंट्स आएगा, फिर उसके आउटकम्स आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, ड्रॉबैक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से दिया जाता है, आपको आंसर सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों को फोकस करते हुए लिखना है। ठीक, देखो हमें ये पता है कि जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है, जैसे मान लो एक कंट्री, अगर कुछ कंट्रीज़ की बात करें जैसे इंडिया है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इस पे अगर हम फोकस करें तो इसमें या ऐसा करें कि अभी इंडिया वाली चीज़ हम ना रखें, ओवरऑल देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, सोवियत यूनियन इंटीग्रेशन हुआ तो या डिसइंटीग्रेट हुआ तो कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशंस जो चल रहे थे, ठीक है, जो शीत युद्ध की वजह से आमना सामना चल रहा था, कॉन्फ्रंटेशंस जिसे हम कहते हैं, ये खत्म हुआ। उसके बाद जो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहे थे वो भी खत्म हो गए। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें इस आंसर में लिखना है। देखो क्या बताया गया है, एंड टू कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स बिटवीन टू सुपर पावर्स वाज आल्सो एंडेड। ठीक, अब जो मिलिट्री अलायंसेस थे, जो सारी कंट्रीज दोनों तरफ, एक जगह यूएसएसआर एक जगह यूएस था, लेकिन दोनों के अलायंसेस थे और अलायंसेस की वजह से अलग अलग कंट्रीज के साथ, तो मिलिट्री अलायंसेस खत्म कर दिए गए और ये कहा गया कि पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा की हम बात करेंगे, वर्ल्ड पीस, फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी।
अब जो मल्टीपोलर सिस्टम था एक तरीके से यहाँ पर ये देखा गया वो सरपास टू एग्जिस्ट, जहाँ पे कोई भी अब सिंगल पावर नहीं होगी, डोमिनेट नहीं करेगी और ग्रुप ऑफ कंट्रीज क्रूशियल रोल प्ले कर पाएंगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स लाइक नेम कंट्रीज एक्सेट्रा। तो ये इंडिया का एग्जांपल हो गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए। यूएस सोल सुपर पावर बना और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी अब डोमिनेंट हो गई इंटरनेशनल लेवल पर। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ये सब पावरफुल एडवाइजर्स बन चुके थे। उसका रीज़न ये था कि इन्होंने एडवाइस किससे दी थी, या इकोनॉमिक सपोर्ट उन कंट्रीज़ को दिया था जिस टाइम पे ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा था। ठीक, जो लिबरल डेमोक्रेसी थी उसका मोशन इमर्ज हुआ और ऑर्गेनाइज, मतलब ये कहा गया कि अब डेमोक्रेसी, जो मोशन डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेसी है, कहीं ना कहीं तक मोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी जो है इसे अब हम पूरे विश्व में स्थापित करेंगे और पॉलिटिकल लाइफ ऑर्गेनाइज करेंगे। डिसइंटीग्रेशन की वजह से बहुत सारी कंट्रीज इमर्ज हुई और इसी के साथ साथ अपनी कुछ एस्पायरेशंस लेकर आई, अपनी कुछ चॉइसेस लेकर आई। ठीक, अब बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स की अगर हम बात करें, ये हमारी बाल्टिक सी है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, बोथनिया और उसके आसपास की जो अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन्होंने ये चाहते थे कि हम ईयू को ज्वाइन करें और ईयू ज्वाइन करके हम नाटो का पार्ट बन जाए। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ही थी वेस्ट साइड और इसी के अब्रीस्ट पर आना चाह रहा था कौन? यूएसएसआर। तो इन्होंने नाटो बनाया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी ग्रुप ऑफ जो कंट्रीज़ होंगी उन्हें कभी भी मिलिट्री की ज़रूरत पड़ती है या कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मिलिट्री से ही रिलेटेड मेनली, तो यहाँ पे हमने ये ट्रीटी की है। इसके अगेंस्ट में यूएसएसआर ने क्या बनाया था? वार्सो पैक्ट। अब जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया और यहाँ से जो कंट्रीज़ बाहर निकली तो अब ये चाह रही थी कि हम क्या करें, ईयू का पार्ट बन जाएं और ईयू का पार्ट बनने के बाद हम क्या करेंगे, नाटो की सदस्यता, मेंबरशिप हमको मिल जाएगी। क्लियर हुआ? और फिर ये बताया गया सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया क्योंकि इनकी जोग्राफिकल लोकेशन जिस तरीके से थी और रशिया, चाइना, वेस्ट, इन सभी के साथ एंड अदर्स ये अच्छे रिलेशंस बनाते रखे। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस थे, इन्हें याद रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट वाज शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी क्या थी? और इसी के साथ साथ वॉज दिस द बेस्ट वे टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म? क्या ये बेस्ट तरीका था कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ आने का? तो ये एक शॉक थेरेपी चल रही थी, मतलब एक तरीके से जो कंट्रीज थी, हम जानते हैं रिपब्लिक्स थे, वो कहती थी कि कम्युनिस्ट सिस्टम एक तरीके से अब ख़त्म हो चुका है और वो एक ट्रांजिशन की तरफ चल रही थी। तो ये एक ट्रांजिशनल मॉडल था शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी नाम इसलिए दिया गया कि एकदम से शॉक देके किसी को जगाया जा सकता है या कोई किसी की डेथ वाली कंडीशन आ चुकी है तो उसको जगाने के लिए थेरेपी दी जाती है, शॉक थेरेपी। तो ठीक उसी तरीके से कंट्रीज़ पूरी तरीके से जो डेवलप नहीं हो पाई थी और बहुत बैकवर्डनेस में चली गई थी, उन्हें आगे लाने के लिए ये हम ट्रांजिशनल मॉडल लेकर आए उस टाइम पर। ठीक, शॉक थेरेपी बट फिर भी एक पेनफुल प्रोसेस थी, इसको याद रखना, ऑफ ट्रांजिशन, मतलब कि अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ अब हम आ रहे थे। इसे हम इन्फ्लुएंस कैसे हुए थे? तो ये इन्फ्लुएंस हुए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा इन सेंट्रल एशिया, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप। अब बात ये आ रही थी कि जो कंट्रीज रही हैं वो ये बता रहे हैं कि इंटेंसिटी और स्पीड में अलग अलग थे डेवलपमेंट के, बट जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज थी यहाँ पे इनके डायरेक्शंस और फीचर्स एक जैसे थे। तो ये हमने शॉक थेरेपी के बारे में बताया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ये बेस्ट तरीका नहीं था ट्रांजिशन का, हमको ये बताना है क्यों, तो उसके लिए हमें कुछ रीजंस बताने पड़ेंगे, कुछ ड्रॉबैक्स। तो पहला ड्रॉबैक था रशिया, जो सबसे बड़ा स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, उसने 90% इंडस्ट्रीज अपनी कहीं ना कहीं तक लॉस्ट कर दी क्योंकि इसने क्या किया था, सेल कर दिया था प्राइवेट इंडिविजुअल्स को और कंपनीज को। रशिया, द लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, लॉस्ट अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज थ्रू सेल्स टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। मतलब इस मॉडल के थ्रू क्या कर रहे थे, ये अपनी जो इनकी इंडस्ट्रीज थी ये पूरे प्राइवेटाइजेशन के हाथ में दे रहे थे, प्राइवेट को सेल करते जा रहे थे, इवन वाउचर्स भी इस टाइम पे सेल हो रहे थे। तो इस तरीके से इनके पास अब कुछ नहीं बचा हुआ था, तो ऐसा ट्रांजिशन कोई काम का नहीं है। इसने क्या बना दिया, द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। कैसे? तो यहाँ से एक डिसअपीयरेंस आया पूरी इंडस्ट्रीज में, उसे रीस्ट्रक्चर किया गया,
मार्केट फोर्सेस के द्वारा इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट ओन पॉलिसीज। अब यहाँ से इंडस्ट्रीज और क्या हो गई, अंडर वैल्यूड हो गई और इन्हें सोल्ड करने लगे हम थ्रो अवे प्राइसेस पर, जैसे कि हम फेंक रहे हैं, बस जैसे कचरा फेंकते हैं इस तरीके से इन्हें हम सेल करने लगे। ठीक, सिस्टमेटिकली पूरा सोशल वेलफेयर सिस्टम डिस्ट्रॉयड हो गया और रूबल जो रशियन करेंसी थी वो भी डिक्लाइन हुई और हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन आया। रियल जीडीपी ऑफ रशिया डिक्लाइंड हो गई 1989 के कंपैरिजन से 1999 तक। गवर्नमेंट सब्सिडीज पूरी तरीके से बंद कर दी गई। बहुत से सेक्शंस जो सोसाइटी के थे वो गरीबी की तरफ, मतलब एक तरीके से पॉवर्टी में आ गए और यहाँ से बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को माफिया कंट्रोल करने लगे। प्राइवेटाइजेशन की वजह से डिस्पैरिटीज़ आई। इसकी वजह से रशिया में रिच और पुअर में डिवीजन हो गया कि रिच अलग हैं, पुअर्स अलग हैं। और शॉक थेरेपी ने क्या किया, एक तरीके से रुइन कर दिया इकोनॉमी को और लोगों पर एक तरीके से ये डिज़ास्टर लेकर आए ऑफ एंटायर रीजन। क्लियर हुआ? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन ऐसे फॉर और अगेंस्ट द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। एक ऐसे लिखना है हमको, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड के डिसइंटीग्रेशन के साथ इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज भी चेंज किया और इसी के साथ साथ अब ये फ्रेंडशिप पे ज़्यादा फोकस करने लगा यूएस के साथ, रेदर देन द ट्रेडिशनल फ्रेंड्स लाइक रशिया। आप बताइए क्या ये चीज़ सही थी? एक तरफ यूएस था, एक तरफ रशिया था। अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ इसकी बाद से इंडिया और रशिया जो एक बहुत बेहतर फ्रेंड थे उसके कंपैरिजन में इंडिया के रिलेशंस अब यूएस के साथ बेहतर होने लगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब देखो आंसर कैसे लिखना है हमको। इंडिया शुड नॉट चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड फोकस मोर ऑन फ्रेंडशिप विथ यूएस। इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं की, एक तरीके से अब ये फोकस करने लगा किस पे, यूएस के साथ दोस्ती के लिए। But India is required to maintain healthy relations with Russia because India has experienced a long band of mutual trust. लेकिन इंडिया अगर यूएस का दोस्त बन भी रहा है तो यहाँ पे बताया है कि रशिया के साथ इंडिया को अपने रिलेशंस, हेल्दी रिलेशंस रखने पड़ेंगे। उसका रीज़न ये है कि एक लॉन्ग बैंड ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, लॉन्ग बैंड ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब काफ़ी साल तक एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। रशिया ने भी काफ़ी हेल्प की इंडिया की, इंडिया ने भी हेल्प की रशिया की। इंटरेस्ट और पॉपुलर परसेप्शंस विद रशिया इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो कैसे रशिया इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं, है ना। एक विजन सेम देखते हैं जिसमें ये कहते हैं सेवरल वर्ल्ड पावर का एग्जिस्टेंस हो, इंटरनेशनली कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, रीजनलिज्म सबसे ज़्यादा हो, ऐसे छोटे छोटे एरिया में डिवीजन ना हो, एक तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन की हम बात करते हैं। और ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग किसके थ्रू हो, लाइक द यूएन की तरह। ठीक, मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच में हो चुके हैं इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट में ऑफ 2001। इंडिया ने अपने रिलेशनशिप्स से काफ़ी बेनिफिट लिया भी है, जैसे कि कश्मीर इशू हुआ, एनर्जी सप्लाई, इंफॉर्मेशन शेयर, इंटरनेशनल टेररिज्म, सेंट्रल एशिया तक एक्सेस, या फिर अपने रिलेशंस को चाइना के साथ बैलेंस करना। इन सारी चीज़ों में रशिया ने काफ़ी सपोर्ट किया है। रशिया इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जो प्लेन या जो भी इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री है ये असिस्ट होती हैं कैसे, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि रशिया जो है वो क्रायोजेनिक रॉकेट देता है इंडिया को जब भी इंडिया को ज़रूरत हो। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में और यहाँ रशिया वाले पूरे पार्ट में बात करें तो ये देखा गया है, एक रशिया और अभी दूसरी कंट्री जो करंट अफेयर का टॉपिक चल रहा है फ्रांस। अभी मोदी जी कहाँ गए थे, फ्रांस गए हुए थे। तो इन दोनों से रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं और उसका कारण एक तरीके से बताया जाता है कि इंडिया जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वेपन्स वगैरह या जो भी टेक्नोलॉजिकली साइंटिफिकली वेपन्स हैं या टूल्स हैं वो रशिया से और सेकंड नंबर पे फ्रांस से लेता है। तो इस तरीके से अभी भी रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और इसलिए बताया गया है, क्या पूछा गया था कि डिसइंटीग्रेशन के साथ क्या इंडिया अपनी पॉलिसी चेंज कर लेगा और फोकस करने लगेगा। तो ये कहा है कि चेंज नहीं करे इंडिया पॉलिसी बट रिलेशनशिप अच्छी बना सकता है। उसका रीज़न हमने ये सारे बताए। क्लियर हुआ? अब
रशिया के साथ कॉपरेशन की बात करें तो जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट रहे हैं ऑयल फील्ड्स के थ्रू, इन्होंने इंडिया को बेनिफिट किया है। रशिया इंडिया से भी बेनिफिटेड हुआ है, कैसे? तो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट, अभी जो मैंने आपको बताया रशिया का, वो किसके लिए है? इंडिया के लिए। इंडियन मिलिट्री को अपने हार्डवेयर कहाँ से मिलते हैं? रशिया से। रशिया और इंडिया ने कोलैबोरेट किया है काफ़ी सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर भी, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस के आंसर्स बताने थे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।